नमस्कार दोस्तों। 18 जुलाई 1965 यूएस नेवी कमांडर जेरेमाया डेंटन को नॉर्थ वियतनामी सोल्जर्स बंदी बना लेते हैं और वो 7 साल और 7 महीने तक प्रिजनर ऑफ वॉर रहते हैं। प्रिजनर ऑफ वॉर उन सोल्जर्स को कहा जाता है जिन्हें वॉर में कैप्चर कर लिया जाता है वॉर खत्म होने तक। और जब किसी सोल्जर का स्टेटस प्रिजनर ऑफ वॉर रहता है तो उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट करने का इंटरनेशनल रूल होता है। उन्हें किसी भी तरह से फिजिकली या मेंटली टॉर्चर नहीं किया जाता। बात है 2 मई 1966 की, जब एक जापानीज रिपोर्टर उनका इंटरव्यू लेने पहुंचते हैं, जिसके अंदर उनसे ये पूछा जाता है कि उनके साथ ट्रीटमेंट कैसा हो रहा है और यूएस गवर्नमेंट के बारे में उनसे उनका ओपिनियन पूछा जाता है। आंसर में तो यही कहते हैं कि उनके साथ बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है और उन्हें अच्छा खाना और अच्छा मेडिकल केयर भी मिल रही है। लेकिन कैमरे में बात करते हुए वो अपनी आंखों के जरिए एक वर्ड कहते हैं, टॉर्चर। दरअसल वो ऐसा प्रिटेंड कर रहे होते हैं जैसे कैमरे की लाइट्स की वजह से उनकी आंखों में तकलीफ हो रही है, जिसकी वजह से वो ब्लिंक कर रहे हैं। यूएस इंटेलिजेंस इस वीडियो को देखते ही समझ जाती है कि जेरेमाया क्या कहना चाहते हैं। हालांकि नॉर्थ वियतनामी सोल्जर्स को इस एनकोडेड मैसेज के बारे में 8 साल बाद 1974 में पता चलता है और फिर बाद में 12 फरवरी 1973 को जेरेमाया को कैप्टिविटी से रिलीज कर दिया जाता है। 1976 में जेरेमाया एक बुक भी पब्लिश करते हैं, व्हेन हेल वाज इन सेशन। इस बुक के अंदर वो अपने वो एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं जब वो वियतनाम में प्रिजनर ऑफ वॉर थे। दोस्तों, आज हम इंटरनेट की दुनिया में जी रहे हैं, जहां हमारे पास स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स और बहुत से लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करने के तरीके हैं। पर क्या आप जानते हैं स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स के पहले लोग किस तरह से कम्युनिकेट किया करते थे? अगर बात करें एंशिएंट सिविलाइजेशंस की, तो कम्युनिकेशन के लिए लोग इस्तेमाल किया करते थे ड्रम बीट्स, स्मोक सिग्नल्स और सिग्नल फायर्स का। फिर बाद में इंडिविजुअल मैसेंजर्स, पोस्टल सिस्टम्स, हॉर्स, फ्लैग्स और बहुत से विजुअल सिग्नल्स का इस्तेमाल होने लगा। पर ये सब कम्युनिकेशन करने के तरीके लिमिटेड थे, मतलब इनसे आप लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन रियल टाइम में नहीं कर पाते थे। तो एक रिलायबल लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन की ज़रूरत थी जो इंस्टेंटली मैसेज को ट्रांसमिट कर सके। तो यहाँ हम बात करेंगे मोर्स कोड की, एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम जिसमें नंबर्स और लेटर्स को डॉट्स और डैशेस के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कोड है जो टेलीग्राफ और रेडियो कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है। मोर्स कोड के जरिए मैसेज को इंस्टेंटली लॉन्ग डिस्टेंस तक भेजना आसान हो जाता है। आप लोगों ने जो पहले नोकिया के फोन्स आते थे उसके अंदर एसएमएस की रिंगटोन तो सुनी ही होगी। ये रिंगटोन मोर्स कोड में ही है, जिसका मतलब होता है एसएमएस। मोर्स कोड सिर्फ रिटन कम्युनिकेशन के लिए नहीं यूज होता, बल्कि आप साउंड और लाइट सिग्नल्स के द्वारा भी अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं मोर्स कोड के इन्वेंशन के बारे में। दोस्तों, मोर्स कोड के इन्वेंशन के पीछे नाम आता है सैमुअल मोर्स का, और इन्हीं के नाम पर से मोर्स कोड का नाम रखा गया है। सैमुअल मोर्स का जन्म 27 अप्रैल 1791 यूएस में हुआ था और वो जाने माने पोर्ट्रेट पेंटर और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। तो बात यह है कि एक बार जब सैमुअल मोर्स एक पोर्ट्रेट पर काम कर रहे थे वॉशिंगटन डीसी में, तो उन्हें अपने फादर का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उनकी वाइफ बहुत ही बीमार है, तो वो जल्दी अपने घर को वापस लौट आए। ये पढ़ते ही वो तुरंत अपने घर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो ना कि उनकी वाइफ की ऑलरेडी डेथ हो चुकी होती है, बल्कि उन्हें ऑलरेडी बरी भी किया जा चुका होता है। वो इतने दुखी हो जाते हैं कि वो अपना आर्ट करियर छोड़कर अपनी लाइफ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने में लगा देते हैं। वो एक ऐसा तरीका ढूंढना चाहते थे जिससे किसी भी मैसेज को लॉन्ग डिस्टेंस पर आसानी से और जल्द से जल्द भेजा जा सके। तो बात है 1832 की, जब मोर्स अपनी वाइफ की डेथ के बाद यूरोप से अमेरिका जा रहे होते हैं। उस वक्त उनकी मुलाकात एक अमेरिकन साइंटिस्ट चार्ल्स थॉमस जैक्सन से होती है। वो मोर्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे अपने लेटेस्ट वर्क के बारे में बताते हैं। वही देख के मोर्स को आइडिया आता है क्यों ना इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इंप्रूव किया जाए। दरअसल तब उन्हें पहली बार इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का आइडिया आता है, एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम जिसमें इलेक्ट्रिकल कनेक्शन का यूज करके लॉन्ग डिस्टेंस मैसेज सेंड किया जा सकता था। इस तरह से मोर्स ने इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का कंसेप्ट डेवलप किया, जिसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को एनकोड करके ट्रांसमिट किया जा सकता था। हालांकि इसी दौरान दो इंग्लिश साइंटिस्ट चार्ल्स व्हीटस्टोन और विलियम कुक भी इलेक्ट्रिक टेलीग्राफी की फील्ड में अपने अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स मोर्स से भी पहले स्टार्ट किए थे, लेकिन फिर भी उन्हें सक्सेस मोर्स से पहले मिल गई। उन्होंने ऐसी मशीन बनाई जो मल्टीपल टेलीग्राफ वायर्स का यूज करके एक सिंगल मैसेज सेंड कर सकती थी और 1837 में उसका पेटेंट भी हासिल किया। लेकिन मोर्स की रिसर्च सिंगल वायर्ड टेलीग्राफ सिस्टम पे फोकस थी। तो इनिशियली जब मोर्स की टेलीग्राफ मशीन डेवलप हुई तो उससे एक सिंगल बीप ही सेंड किया जा सकता था। तो प्रॉब्लम ये हुई कि एक सिंगल बीप से पूरा मैसेज कैसे सेंड किया जाए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने हर एक अल्फाबेट और लेटर को एक यूनिक कोड असाइन कर दिया। इसी यूनिक कोडिंग सिस्टम को हम मोर्स कोड के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपनी पहली टेलीग्राफिक मशीन का डेमो 11 जनवरी 1838 न्यू जर्सी में दिया था
और उसके बाद यूएस पेटेंट भी हासिल किया, लेकिन उन्हें गवर्नमेंट फंड्स और सपोर्ट की और ज़्यादा ज़रूरत थी। इनिशियली तो कांग्रेस इस फंडिंग को डिनाई कर देती है, लेकिन 1843 में सैमुअल मोर्स और अल्फ्रेड वेल को यूएस कांग्रेस की तरफ से फंडिंग मिलती है, जिससे वो अपना इलेक्ट्रिक टेलीग्राफिक सिस्टम और ज़्यादा डेवलप और टेस्ट कर सके। और दोस्तों 24 मई 1844 को सैमुअल मोर्स ने अल्फ्रेड वेल को पहला ऐतिहासिक मैसेज भेजा, व्हाट हैथ गॉड रॉट। ये मैसेज उनका पहला ऑफिशियल मैसेज था जो उन्होंने टेलीग्राफिक मशीन से सेंड किया था। इस इवेंट ने कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एक नया चैप्टर स्टार्ट किया और देखते ही देखते टेलीग्राफिक सिस्टम सारे अमेरिका और दुनिया में तेजी से फैलता गया। मोर्स के टेलीग्राफिक सिस्टम को इतना ज्यादा सक्सेस मिला कि सिर्फ 10 सालों में ही यूएस में 20,000 माइल से भी ज्यादा टेलीग्राफ वायर्स का एक्सटेंसिव नेटवर्क डेवलप हो चुका था। मोर्स कोड और टेलीग्राफ सिस्टम्स कम्युनिकेशन को एक नए एरा में ले जाते हैं, जहां मैसेज को ऑलमोस्ट रियल टाइम ट्रांसमिट किया जा सकता था। 1905 में जर्मन गवर्नमेंट पहली बार इंटरनेशनल मोर्स कोड डिस्ट्रेस सिग्नल यूज करती है, SOS, जो आगे चलकर दुनिया में स्टैंडर्ड डिस्ट्रेस सिग्नल बन जाता है। SOS डिस्ट्रेस सिग्नल का यूज शिप्स, एयरक्राफ्ट्स और इमरजेंसीज में हेल्प के लिए किया जाने लगता है। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में भी सोल्जर्स मोर्स कोड में कम्युनिकेट करने के लिए फ्लैश लाइट का यूज किया करते थे। जब सोल्जर्स किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में रेडियो या वायरलेस कम्युनिकेशन यूज नहीं कर पाते थे, तब वो लाइट सिग्नल्स का यूज करते थे। और 1999 तक भी मोर्स कोड शिपिंग इंडस्ट्री में एक कम्युनिकेशन का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड था, लेकिन बाद में मोर्स कोड को ग्लोबल मैरीटाइम डिस्ट्रेस एंड सेफ्टी सिस्टम से रिप्लेस कर दिया गया, जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज करता था। फिर भी मोर्स कोड करीब 100 सालों तक कम्युनिकेशन का एक बहुत ही अच्छा मीडियम बना रहा, लेकिन जैसे जैसे ही टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आते गए, वैसे वैसे ही मोर्स कोड का इस्तेमाल भी कम होने लगा। और 1950s के बाद तो जैसे मोर्स कोड का इस्तेमाल कम्युनिकेशन पर्पस के लिए पूरी तरह से बंद हो गया। आइए अब जानते हैं मोर्स कोड का यूज कैसे करते हैं। स्टार्टिंग में मोर्स कोड से सिर्फ नंबर्स को ही रिप्रेजेंट किया जा सकता था, लेकिन इस लिमिटेशंस की वजह से अल्फ्रेड वेल ने इसमें अल्फाबेट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स को भी इंक्लूड कर दिया। मोर्स कोड में अल्फाबेट्स और नंबर्स को डॉट्स और डैशेस के कॉम्बिनेशन असाइन कर दिए गए, और वो इस पेजेस पे कि कौन सा अल्फाबेट या नंबर ज्यादा यूज होता है और कौन सा कम यूज होता है। जैसे कि ई अल्फाबेट जो बहुत ही कॉमन है और फ्रीक्वेंटली यूज होता है, तो उसे डॉट असाइन कर दिया गया, और क्यू अल्फाबेट जो कि बहुत ही रेयरली यूज होता है, उसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स कोड डैश डैश डॉट डैश असाइन कर दिया गया। मोर्स कोड में डॉट्स और डैशेस की लेंथ को यूनिट्स में मेजर किया जाता है। एक डॉट की लेंथ 1 यूनिट होती है और एक डैश की लेंथ 3 यूनिट्स, और एक ही लेटर के डिफरेंट पार्ट्स के बीच में 1 यूनिट की स्पेस होती है। एक ही वर्ड के 2 लेटर्स के बीच 3 यूनिट्स की स्पेस होती है, और वर्ड्स के बीच में 7 यूनिट की स्पेस होती है। इस तरीके से डिकोड करने वाले को पता चलता है कि कौन सा लेटर है और कौन सा वर्ड है, और वो मैसेज को एक्यूरेटली डिकोड कर सकता है। तो इसमें ऐसा होता है, एक ओर से कोई भी मैसेज को एनकोड करके ट्रांसमिट कर सकता था और दूसरी ओर उसे डिकोड करके कोई भी लिख सकता था। अगर आप भी मोर्स कोड सीखना चाहते हैं तो आपको ये मोर्स कोड का चार्ट मेमोराइज करना पड़ेगा। मोर्स कोड चार्ट को याद करके आप कैरेक्टर्स और लेटर्स को एनकोड और डिकोड कर सकते हैं। मोर्स कोड चार्ट को मेमोराइज करने का एक बहुत ही आसान तरीका भी है। आप गूगल पर जाकर लर्न मोर्स कोड लिखकर सर्च कर सकते हैं। जो पहली वेबसाइट आएगी morse.withgoogle.com, उस पर जाकर आप मोर्स कोड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। टाइम और प्रैक्टिस के साथ आप मोर्स कोड के जरिए किसी को भी मैसेज सेंड कर सकते हैं। आप किसी भी डिवाइस का यूज कर सकते हैं, जैसे कि फ्लैशलाइट, आपके फोन की टॉर्च, बीपर, और तो और आप अपनी आंखों के जरिए भी मैसेज सेंड कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के एंड में आपकी स्क्रीन पर मोर्स कोड में कुछ लिखा आएगा। अगर आप उसे डिकोड कर सकते हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो इसी के साथ हम वीडियो खत्म करते हैं। अगर आप कोई और टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं जिस पर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बना सकूं, तो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।